सोबान बहरोज़ और युसरा के रूम से निकलकर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने रूम में जाने लगा। इसकी नज़र सीरत के रूम के दरवाजे पर पड़ी। सीरत को यहाँ लाने के बाद वो उसे देखना तो दूर, ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। इसे अच्छी तरह इस बात का एहसास था। शुरू से सोबान को आदत में शामिल था। सोने से पहले युसरा और बहरोज़ के रूम में बैठकर इनसे थोड़ी देर बातें करता। बहुत दफ़ा कोशिश के बावजूद बहरोज़ युसरा को अपनी और सीरत के निकाह के मुताल्लिक बता नहीं पाया था। वैसे तो इसे अंदाज़ा था युसरा और बहरोज़ के लिए खबर तकलीफ का बायस हरगिज़ नहीं बनेगी। यकीनन वो दोनों खुश होंगे, मगर फिर भी एक झिझक सी आड़े आ जाती। या तो वो वजह ये थी कि सीरत इनकी सगी औलाद थी, या फिर वो अपने इस खुफिया निकाह के बारे में बताकर बहरोज़ युसरा को दुख नहीं देना चाहता था। वो बहरोज़ की तबीयत को मद्देनज़र रखकर कोई रिस्क भी नहीं ले सकता था, इसलिए फ़िलहाल इसने चंद दिनों के लिए खामोश रहने में आफियत जानी। सीरत के रूम के दरवाजे का हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा खुल गया। वो वार्डरोब में सर दिए हुए खड़ी थी। सुबहान ने रूम में दाखिल होकर दरवाज़ा लॉक किया और चलता हुआ इसके पास आया। तो आखिरकार तुमने अपने कीमती वक्त में से चंद लम्हे निकाल कर मेरे लिए टाइम निकाल ही लिया। सीरत दरवाज़ा लॉक करने की आवाज़ पर मुड़कर सुबहान को देखकर अपने कमरे में आता देखकर तंज का तीर चलाया। सीरत का तंज भरा अंदाज देखकर सुबहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसके पास आया। चंद लम्हे नहीं चंदा, अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम कर चुका है सुबहान अहमद, सारे गिले शिकवे आज ही कर लेना। वो सीरत को बाहों में लेते हुए कहने लगा, ज़्यादा मेरे सामने यहाँ कमरे में आकर डायलॉग मारने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ सबके सामने तो एक नज़र देखना गवारा नहीं करते, और यहाँ कमरे में आकर चिपके जा रहे हो। दूर हटो। उसकी बाहों के हिसार को तोड़ कर खुद को आज़ाद कराती हुई गोया हुई, यानी तुम चाहती हो मैं सबके सामने तुमसे चिपको, रोमांटिक में अकेले में हो सकता हूँ तुम्हारे साथ। इस मामले में मैं थोड़ा प्राइवेट पर्सन हूँ। सुबान ने आंखों में शरारत लिए इसकी बात का जवाब दिया, फजूल की बातें मत करो, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम तो मुझे यहाँ लाकर भूल ही गए हो। सीरत ने इससे शिकवा करते हुए कहा, भूला कहाँ यार, तुम खुद ही देख रही हो घर में 2 दिन से कितना लेट आना होता है। एक केस में फंसा हुआ था, फिर शोरूम को भी देखना होता है, और सबसे बढ़कर इस वक्त बाबा को सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है। वो सीरत को दोनों बाजों से थाम कर इसे बेड पर बिठाता हुआ बोला, वही तो कह रही हूँ, इन सब में मैं कहाँ हूँ। सुबहान ने सीरत को बेड पर बिठाकर खुद इसके बेड पर लेट गया। सीरत की बात सुनकर इसने सीरत का हाथ अपने दिल पर रखा। यहाँ हो तुम, अभी से नहीं, बहुत पहले से। यकीन नहीं आता तो आकर चेक करो। वो सीरत का सर अपने सीने पर रखता हुआ बोला, एस पी सुबहान अहमद, बातों के तो आप पूरे फनकार हैं। सीरत ने इसके सीने पर अपनी थोड़ी टिकाते हुई बोली, जिस पर सीरत के साथ खुद भी मुस्कुरा दिया। फनकारी तो मुझे 1-2 चीज़ों में और भी आती है। वो इसको बेड पर लिटाकर इसके ऊपर झुकता हुआ बोला, सीरत, फनकारी वाली इस यहाँ नहीं चलेगी जब तक अपनी बीवी के रूप में अपने मम्मा पापा के सामने मुतारिफ नहीं करवा देते। सीरत इसका इरादा भांपती हुई उसे पीछे करते हुए बोली, क्या इस वक्त थोड़ा सा भी तरस नहीं खाओगी मुझ पर? जुबान ने बहुत मासूम शक्ल बनाकर इससे पूछा, इस वक्त मैं तुम पर सर सिखाया हुआ है जब भी तुम बेड पर लेटे हुए, नहीं तो अभी तक तुम्हें धक्का देकर नीचे गिरा देती। सीरत ने इतराते हुए कहा, जिस पर सुबहान ने इसे घूर कर देखा और वह अब बेड से उतर कर खड़ी हो गई। शराफत से दोबारा अपनी जगह पर वापस आ जाओ। सुबहान इसको बेड के पास खड़ा देख कर बोला, खुद भी अभी भी बेड पर लेटा हुआ था। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? सीरत बेड के करीब खड़ी अपनी कमर पर दोनों हाथ रख के इससे पूछने लगी, क्योंकि बीवी हो तुम मेरी। सुबहान ने जताती हुई नज़रों से सीरत को देखकर कहा, बीवी नहीं, एसपी सुबहान अहमद मनकूहा हूँ मैं आपकी, इसलिए ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है। सीधी शराफत से अपने कमरे का रास्ता नाप लिया। सीरत को बोलने की देर थी, मगर अगले ही लम्हे सुबहान के खींचने पर वो बेड पर थी। सो भी बेड सीरत को बेड पर गिराकर जैसे सुबहान इस पर झुका, सीरत ने ज़ोर से उसका नाम पुकारा, क्या कर रही हो यार, वरना कमरे में आवाज़ जाएगी। सुबहान सीरत का मुंह बंद करता हुआ सीरियस अंदाज में घूरता हुआ बोला, अच्छा है ना तुम्हारी बहन को भी मालूम हो इसका भैया बराबर वाले कमरे में क्या छिछोरपन कर रहा है। सीरत सुबहान का हाथ अपने मुंह से हटाती हुई बोली, छिछोरपन पर अगर आ गया ना तो 2 दिन तक छुपती फिरोगी मुझसे। लो देती नज़रों से सीरत को देखता हुआ बोला। सुबहान के इस अंदाज से देखने और इसके बाद पर सीरत के चेहरे पर सुर्खी आ गई। काश
काशी बिल्कुल ठीक कहता है, तुम्हें वाकई हल्का नहीं लेना चाहिए, बहुत पहुंची हुई शय हो। ये अच्छी बात है काशान की कि तुम्हें साथ साथ अक्लमंदी की बातें समझाता रहता है। एक बीवी को वाकई अपने शौहर को हल्के में नहीं लेना चाहिए, जबकि हमारे साथ तो पुलिस और चोर वाला भी हिसाब किताब है। इस लिहाज से तो तुम्हें बिल्कुल भी मुझे हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो बोलता हुआ सीरत की गर्दन पर झुका। सोभी हटो पीछे और अब अपने कमरे में जाओ, इसकी छोटी छोटी इशारतें इसकी होश उड़ा रही थी। तभी सीरत इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे पीछे हटाती हुई बोली, जब तक मैं अपनी सुस्ती नहीं उतार लूँगा मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, और अगर अब तुमने बीच में मुदाखलत की तो तुम्हें भी उठाकर अपने साथ अपने कमरे में ले जाऊँगा, इसलिए चुप करके लेटी रहो। सुबान की धमकी पर वो वाकई चुप कर गई। इतना खामोश क्यों रहने लगे हैं बहरोज़? आप कोई बात क्यों नहीं, क्या सोचते रहते हैं हर वक्त? यूसरा ने बहरोज़ को देखकर सवाल किया, अगर कोई इससे बात कर लेता इसका जवाब देता, वरना खामोश रहता। सुबहान इसे व्हीलचेयर की मदद से कमरे से बाहर ले जाता और लॉन में बिठाता, खुद भी इसके साथ बैठ जाता, वरना वो अपना सुबहान बहरोज़ यूसरा के रूम से निकलकर अपनी सीढ़ियाँ रूम में जाने लगा। इसकी नज़र सीरत के दरवाजे पर जी शुरू से सुबहान के आदतों में शामिल था। सोने से पहले यूसरा बहरोज़ के रूम में बैठकर इनसे थोड़ी देर बातें करता। बहुत दफ़ा कोशिश के बावजूद वो बहरोज़ यूसरा को अपने और सीरत के निकाह के मुतालिक नहीं बता पाया था। वैसे तो इसे अंदाज़ा था यूसरा और बहरोज़ के लिए खबर पाई से तकलीफ हरगिज़ नहीं बनेगी। यकीनन वो खुश होंगे, मगर फिर भी एक झिझक सी आड़े आ जाती थी। या तो वजह यह थी कि सीरत इनकी सगी औलाद थी, या फिर वो अपने इस तरह को खुफिया नुकाह के बारे में बताकर यूसरा उस बहरोज़ को दुख नहीं देना चाहता था। वो बहरोज़ की तबीयत को मद्देनज़र रखते कोई रिस्क भी नहीं ले सकता था, इसलिए फ़िलहाल इससे चंद दिनों के लिए इसके पास आकर बैठकर बातें कर लेती। सुबहान का तो रूटीन था कि पुलिस स्टेशन से आने के बाद इसके पास बैठा था, सारा दिन रावादात इसको सुनाता, रात का खाना खिलाकर हल्की फुल्की बातें करता, अपने रूम में जाता। काशान भी ऑफिस से आने के बाद 15-20 मिनट इसके पास बैठकर इसकी खैर खैरियत पूछता था। अलबत्ता बहरोज़ सीरत को यूसरा से कहकर बुलवाता तो सीरत लगे बंदे अंदाज में उसके पास आकर बैठ जाती। यूसरा और बहरोज़ को मालूम नहीं था सुबहान क्या कहकर सीरत को इनके पास लाया था, मगर ये बात वो दोनों जानते थे कि सीरत के दिल में इनके लिए गम गुस्सा मौजूद है। वो दोनों सीरत को मुखातिब करते तो वो जवाब देती, सब लोगों के साथ बैठकर बस रात का खाना खाती, थोड़ी बहुत बातचीत रनम से करती और यहाँ काशान से कर लेती। बहरोज़ यूसरा अक्सर इससे खुद मुखातिब करते तो वो बातों का जवाब देती। बहरोज़ यूसरा इसी बात का शुक्र अदा करते, कम अज़ कम इनकी बिछड़ी हुई बेटी जिसको मिलने की उम्मीद वो खो चुके थे इनके पास मौजूद थी, इनकी नज़रों के सामने थी। इसलिए इसके रवैये पर दिल को ठेस तो वो लगती, मगर ज़्यादा सोचते नहीं थे। शुरू में जब यूसरा ने इसे अनम कहकर मुखातिब किया, तब इस यूसरा को इसके नाम से पुकारने से मना कर दिया। उस खार कर कहा कि इसका नाम सीरत है, लिहाजा इसे सीरत कहकर पुकारा जाए। मैं आपसे पूछ रही हूँ बहरोज़ क्या सोच रहे हैं? कोई जवाब ना पाकर एक बार फिर यूसरा ने अपना हाथ बहरोज़ के हाथ पर रखते हुए पूछा, तो वह चौंक कर इसे देखने लगा। मैं दोनों बेटियों के बारे में सोच रहा हूँ, बहरोज़ ने यूसरा को देखकर जवाब दिया। वो ज़्यादा अटक अटक कर नहीं बोलता था, अलबत्ता अल्फाज भी इसके पहले की निस्बत समझ में आ जाते थे। क्या सोच रहे हैं आप दोनों बेटियों के बारे में, मुझसे शेयर नहीं करेंगे? यूसरा ने मुस्कुरा कर इससे पूछा। तुमसे और सुबहान से बात करना चाहता हूँ इसके मुतालिक, बल्कि सुबहान से जिक्र किया था मैंने कल। फराबाजी ने ठीक कहा, हमारे ऊपर एक नहीं दो बेटियों की जिम्मेदारी है। सीरत तो हमें भी मिली है, अभी इसको देखकर दिल नहीं भरा, मगर अरम के बारे में मैं सोचना चाहिए इसके मुस्तकबिल के मुतालिक। बहरोज़ के बोलने पर दूसरा समझ गई, यकीनन वो अरम के लिए फ़िक्रमंद है। किन बातों को सोचने लगे हैं बहरोज़ आप? बच्चियाँ भी इतनी बड़ी नहीं हुई कि इनकी शादी के मुतालिक सोचा जाए, और अनम तो सीरत से भी 2 साल छोटी है। आप ठीक हो जाए, हम फिर सोच समझ कर फैसला करेंगे अपनी बेटियों के बारे में। यूसरा ने बहरोज़ के चेहरे पर फिक्रमंदी के गहरे बादल मंडलाते देखकर इस तसल्ली दी, रनम 5 माह बाद पूरे 21 साल की हो जाएगी, शादी की यही उम्र होती है। मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी दोनों बेटियों के घर बसते देखना चाहता हूँ। सुबहान का क्या है, लड़का है, इसकी फ़िक्र नहीं, और सीरत तो अभी आई है हमारे पास, इसलिए इसे कुछ वक्त अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। बेशक वो नाराज़ है, मगर दिल को ढारस रहती है कि मेरी बड़ी बेटी मेरे पास आ गई है, और रनम के लिए क्यों देर करें जब घर का ही लड़का मौजूद है। बहरोज़ ने अपनी बात यूसरा को समझाने की कोशिश की। घर का लड़का किसके मुतालिक बात कर रहे हैं आप? यूसरा ने चौंकते हुए बहरोज़ से पूछा।
बाजी ने इस दिन आशिर के लिए कहा था, तुम भूल गई, अपनी रनम के लिए ठीक रहेगा बाजी को फ़ोन करके इन्हें मेरे ख्यालात के बारे में आगाह कर देना। बहरोज़ की बात पर जहाँ युसरा चौंकी वहीं दरवाजे पर खड़ी रनम को बहरोज़ की बात सुनकर ज़ोरदार झटका लगा। वो भागती हुई अपने कमरे के बजाय काशान के कमरे में पहुंची और रोने लगी। काशान थोड़ी देर पहले ऑफिस से आया था, वो भी चेंज करके निकला। अपने रूम में रनम को रोता हुआ देखकर इसके पास आया। क्या हुआ रनम? काशान इसके रोने की वजह जानने लगा। इसे लगा शायद बहरोज़ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जवाब न पाकर वो रूम से बाहर जाने लगा। बाबा ठीक है, काशान इसको रूम से ज़्यादा देखकर रनम ने रोने के दरमियान कहा। तो फिर मुझे बताओगी या फिर इस तरह रोती रहोगी? काशान ने संजीदगी से पूछा। काशान, बाबा मेरे रिश्ते के मुतालिक बाबा से बात कर रहे थे और वो कहीं और में रिश्ता। रनम ने रोते हुए काशान को देखकर कहा। तो काशान को रनम के रोने की वजह समझ आई, साथ ही उसकी पेशानी पर चंद लकीरें नमूदार हुई। ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा, रिलैक्स। काशान ने करीब आकर रनम के आंसू साफ करते हुए कहा। काशी, सुभान के जोर से पुकारने पर इन दोनों ने पलट कर देखा। दरवाजे पर सुभान खड़ा इन दोनों को गुस्से से घूर रहा था। भैया, रनम ने होठों पर हाथ रखकर बेसाख्ता कहा। अपने रूम में जाओ रनम, सुभान ने रनम को मुखातिब करते हुए कहा, मगर इसकी नज़रें काशान पर जमी हुई थीं। काशान भी अब गुस्से में सुभान ही को देख रहा था। सुभान के बोलने के साथ ही रनम जल्दी से वहाँ से चली गई। क्या चल रहा था यहाँ पर काशी? सुभान ने सख्ती से काशान से दरियाफ्त किया। इसमें क्या, घर में क्या चल रहा है? सोभी, मैंने तुम्हें रनम के मुतालिक अपनी पसंद से आगाह कर दिया था, अब से नहीं बल्कि 2 महीने पहले से। फिर आंटी और अंकल इसके लिए किसी दूसरे का कैसे सोच सकते हैं? काशान ने गुस्से में सुभान से सवाल किया। वो इसके माँ बाप हैं, इसके मुतालिक फैसला करने का हक रखते हैं और मेरे बात करने से पहले आनी रनम के लिए आशिर का रिश्ता डाल गई थी। बाबा ने मुझे कल ही बताया। काशान को गुस्से में देखकर सुभान इसे तहम्मुल से समझाने लगा, जबकि काशान को आशिर का नाम सुनकर आग ही लग गई। इसके पास पड़ा हुआ गुलदान पूरी कुव्वत से दीवार पर मारा, जो कि छनाके से टूट गया। ये क्या हरकत है काशी? तुम्हारी इन्हीं फजूल हरकतों और गुस्से को देखते हुए बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ। सुभान इसको गुस्से में देखकर संजीदगी से बोला। इस आशिर की हिम्मत कैसी हुई रनम के मुतालिक सोचे? काशान का सोचकर ही खून खोलने लगा। जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई? सुभान इसके सीने पर उंगली से जोर डालते हुए कहा। सिर्फ तुम ही रनम को पसंद नहीं कर सकते। अब इसका बाजू पकड़ कर से रोक कर कहा। तो तुम अब क्या करोगे रनम को हासिल करने के लिए? ज़रा मुझे भी पता चले। सुभान ने दोनों हाथ बांध कर इससे पूछा। सोबी, मैं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा चार दीवारी की नज़र करके बाहर आया हूँ। तुम्हें मालूम है, हमारा बचपन सिर्फ महरूमियों में और छोटी छोटी चीज़ों को तरसते हुए गुजरा है। जेल से बाहर आने के बाद मुझे नहीं लगता कोई इस हद तक मुझे अच्छा लग सकता है। मैंने तुम्हें भाई समझकर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। अब तुम बताओ, क्या मेरा हक नहीं मैं अपनी ज़िंदगी मनपसंद शादी के साथ गुजार सकूँ? क्या मेरा हक नहीं है खुशियों पर? काशान ने सुभान से सवाल किया। काशान, तुम्हारा और रनम का मिजाज बहुत मुख्तलिफ है, तुम दोनों में अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी? जबकि सुभान के कंधे थाम कर इसे समझाने लगा। काशान ने इसके हाथ कंधों से हटाए। रनम का जो मिजाज है, इसकी जो नेचर है, इसी तरह की लड़की है, पसंद है मुझे। अगर तुम इस मुतालिक आंटी से बात नहीं कर सकते तो ये काम मैं खुद कर लूँगा। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम दोनों की बातें सुन चुकी हूँ। युसरा की आवाज़ पर वो दोनों चौंके। दरवाजे पर दोनों की नज़र बेसाख्ता पड़ी तो वहाँ पर युसरा को मौजूद पाया। बातें करते हुए इन दोनों को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि युसरा कब वह वहाँ खड़ी हुई इन दोनों की बातें सुन रही थी। सुभान, जब तुम फ्री हो जाओ तो अपने बाबा की बात सुन लेना, बुला रहे थे वो तुम्हें। युसरा सुभान से कहती हुई रूम से बाहर निकल गई।